हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं प्रकाश पालीवाल। चलिए नेक्स्ट सीरीज की ओर बढ़ते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर 3 है ये। ओके, चैप्टर 3 लिखना भूल गए, सॉरी। ठीक है, चैप्टर 3 है ये। इसका नाम है भारतीय संविधान के स्रोत। इसको इंग्लिश में कहेंगे मेजर सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने सबसे पहले चैप्टर में पढ़ा था कि संविधान क्या है, या संविधान का बैकग्राउंड क्या था, कि संविधान किस तरीके से बना था। ठीक है, दूसरे चैप्टर में हम लोगों ने जाना कि संविधान किस तरीके से निर्मित किया गया और संविधान को कब लागू किया गया। और चैप्टर 3 में हम ये पढ़ेंगे इस वाले में कि संविधान में कौन कौन से देशों से कौन कौन सी चीजें ली गई हैं। ये बहुत जरूरी था कि संविधान जब बना, याद रखेंगे पेटेंट नहीं होता। ठीक है, अगर एक देश का संविधान बन रहा हो तो जरूरी नहीं कि दूसरा देश उसमें से कुछ ना ले। ऐसा कोई पेटेंट नहीं होता कि इस देश से कुछ चीज हम नहीं ले सकते। ठीक है, तो ऐसा देखा जाएगा तो भारतीय संविधान में वैसे तो बहुत सारी चीजें पहले से ही थी, बस कुछ कुछ चीजों को जो लिया गया उसे एग्जाम में पूछा जाता है और ये आपके सारे एग्जाम्स को कवर करता है। ठीक है, छोटे से छोटे एग्जाम को भी कवर करेगा ये वाला टॉपिक, और इस टॉपिक को हम बहुत ही बेहतर तरीके से समझेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सोर्सेस की तरफ से, जो हमारे संविधान में कौन कौन से देशों के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंडियन गवर्नमेंट एक्ट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक, भारत सरकार अधिनियम 1935 ये क्या था। भारत सरकार अधिनियम 1935 को समझने से पहले इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। ठीक है, अंग्रेजों से कांग्रेस और हम सब देशवासी बहुत कुछ मांगते थे, पर वो देते नहीं थे। ठीक है, हम उनसे अपने अधिकार मांगते थे। हम उनसे ये मांगते थे कि हमें मौलिक अधिकार दिया जाए, हमें चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाए, और भी कई सारे अधिकार। स्वतंत्रता हम इसलिए नहीं मांग पाते थे, वो तो देंगे ही नहीं। ठीक है, लेकिन उसके लिए लड़ा करते थे। ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा हम अपने अधिकारों के लिए लड़ा करते थे। तो आखिरकार हार मान के अंग्रेजों ने 1935 में 1935 में हमें बहुत सारे अधिकार दिए। उसी 1935 के अधिकार को जब हम 1947 में या 1946 में जब हमारी संविधान सभा बनी थी, तब संविधान सभा ने या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने यह सोचा कि 1935 जो 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो अंग्रेजों ने हमें दिया है वो सफिशिएंट है, और वो वाला पार्ट हम अपने सब कॉन्स्टिट्यूशन में लेंगे। ठीक है, और जो बचा हुआ पार्ट है वो उसे हम अपने खुद से डिजाइन करेंगे और बाकी सब चीजों से लेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं आपको बताता हूं, देखिए ध्यान से समझेंगे। 1935 का एक जो भी एक्ट उन्होंने बना के दिया हमें जो अधिकार वो, ठीक, बाकी शेष जो हमें बनाना था। ठीक है, तीसरा पार्ट जो बाकी देशों से लिया गया। तो इन तीन तरीके से मिलकर हमारे संविधान का क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो पहला कौन सा, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो अंग्रेजों ने हमें बना के दिया था, एज इट इज हमने उसमें थोड़े से चेंजेस करके लगभग 98% हमने उसको उठा के अपने संविधान में डाल दिया। बाकी कुछ देशों से लिए और बाकी सब हमने अपने खुद से बनाया। तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम हमारे भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। सबसे बड़ा मतलब आप ये समझ लीजिए कि लगभग 100% में से 30% से ज्यादा ये 1935 का भारत सरकार अधिनियम है, बाकी 70% हमने डिजाइन किया है। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, तो आपका आंसर आएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्या क्या पॉइंट्स लिए गए थे इसमें, ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट लिए गए थे, पर उनमें से जो क्वेश्चंस आते हैं वो है आपका पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग। ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन, इसे लिखते हुए चलेंगे इंग्लिश मीडियम वाले। ठीक है, और दूसरा है संघीय तंत्र। संघीय तंत्र का मतलब होता है फेडरल सिस्टम। क्या होता है, फेडरल सिस्टम। तो फेडरल सिस्टम और लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन, पीएससी जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो वो जो है वो कहां से लिया गया, भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया। और ऐसे कई सारे पॉइंट्स लिए गए थे, लेकिन हम उस पर डिस्कशन नहीं कर सकते। लेकिन ये बाकी सभी सोर्सेस में सबसे बड़ा सोर्स था, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अगले सोर्स की ओर बढ़ते हैं, ब्रिटेन। ब्रिटेन, ठीक है, इंग्लैंड, ये दोनों वैसे नाम के लिए अलग अलग हैं। इतना हम डिस्कशन नहीं करेंगे कि ब्रिटेन और इंग्लैंड में क्या अंतर है। अभी हम बात करेंगे कि ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है सबसे पहले संसदीय शासन। क्या लिया गया है, संसदीय शासन। इसका मतलब होता है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। ठीक, भारत में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होगी, संसदीय शासन होगा, मतलब हमारे देश में संसद का शासन होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर क्या बनती है, संसद, और वही संसद हमारे देश पर क्या करती है, शासन। इसे ही संसदीय शासन का स्वरूप कहा जाता है, या संसदीय शासन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कहते हैं। और ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कहां से ली गई है,
इंग्लैंड या ब्रिटेन से ली गई है। ठीक, उसके बाद में आता है रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। विधि मतलब होता है कानून का शासन। ठीक है, कानून का शासन, विधि का शासन, या इसे हम इंग्लिश में कहते हैं रूल ऑफ लॉ। हमारे देश में कानून से बढ़कर कोई नहीं, वैसे ही सेम इंग्लैंड में कानून से बढ़कर कोई नहीं होता। ठीक है, तो विधि का शासन किस देश से लिया गया है, या कानून की सर्वोच्चता किस देश से ली गई है, तो कहां से ली गई है? इंग्लैंड से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। समझ में आया? उसके बाद में आता है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब होता है सिंगल सिटीजनशिप। क्या होता है? सिंगल सिटीजनशिप। मतलब ब्रिटेन की तरह भारत में भी सिंगल सिटीजनशिप है। यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक होने के साथ साथ किसी और देश की नागरिकता ले लेता है या सिटीजनशिप ले लेता है, तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा। भारत में सिंगल सिटीजनशिप होती है। अगर मान के चलिए मैं भारत का निवासी हूं, ठीक है, और अगर मुझे अमेरिका की नागरिकता मिल गई तो अपने आप मेरी इंडियन सिटीजनशिप क्या हो जाएगी? खत्म मानी जाएगी। दूसरा, नागरिकता का मतलब यह भी होता है कि अगर मान के चलिए, देखिए अमेरिका में क्या होता है, जैसे आपको एक एग्जांपल के लिए मैं समझाता हूं। अमेरिका में डबल सिटीजनशिप चलती है, लेकिन इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। इंग्लैंड की तरह, इंग्लैंड और इंडिया में सिंगल है और अमेरिका में क्या है? डबल है। अभी डबल का मतलब क्या होता है? जैसे मैं छत्तीसगढ़ का निवासी हूं और साथ में पूरे भारत का भी निवासी हूं, लेकिन जब मैं फॉर्म भरूंगा तो उसमें सिर्फ भारतीय आएगा, ना कि छत्तीसगढ़िया या छत्तीसगढ़ का वासी। ठीक है, तो हम मेरी जो सिटीजनशिप है वो मुझे सिर्फ भारतीय दर्शाती है, मेरी नेशनलिटी सिर्फ इंडियन है। लेकिन अमेरिका में रहने वालों की नागरिकता दो प्रकार की होती है। वो पहले तो अमेरिकन होते हैं और दूसरे उस राज्य के निवासी होते हैं। जैसे अगर वो कैलिफोर्निया में निवास कर रहा है तो वो कैलिफोर्नियन होगा और अमेरिकन भी होगा, मतलब उसके पास दो नागरिकता होगी। लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ही नागरिकता है दोस्तों, वो आप जानते हैं, वो आपके पास भी है, मतलब भारत की नागरिकता। ठीक है, तो एकल नागरिकता आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद में फिर आता है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल का मतलब होता है कैबिनेट। कैबिनेट का मतलब होता है आपके नरेंद्र मोदी जी का कैबिनेट, जिसमें अमित शाह जी है, मोटा भाई है। ठीक है, इसके अलावा बहुत लोग हैं। तो उनका जो कैबिनेट है, कैबिनेट जो समझते हैं, जो इनमें मंत्रियों का समूह होता है, वो मंत्रिमंडल सेम टू सेम कहां होता था आपका कैबिनेट? इंग्लैंड में भी होता था, आज भी है, वैसे ही इंडिया में कैबिनेट है। तो कैबिनेट हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। ठीक है, तो मूल अधिकार, मौलिक अधिकार लिए गए वहां से। क्या लिए गए? मौलिक अधिकार। हमारे टोटल मौलिक अधिकार है 6, पहले हुआ करते थे 7। इसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे। तो टोटल हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, जिसमें आपके समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, और भी कई सारे अधिकार हैं जो कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। फिर दूसरा जो चीज ली गई है अमेरिका से, क्या ली गई है? अमेरिका से ली गई है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, या न्यायपालिका स्वतंत्रता, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी। क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट जुडिशरी। मतलब न्यायपालिका हमारे देश में अलग होगी, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं होगा। मतलब हमारे यहाँ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर किसी भी सरकार का कोई दबाव नहीं होता। वो अपने कार्य बहुत ही बेहतर तरीके से और इंडिपेंडेंटली करते हैं, जैसा अमेरिका में होता है। जैसे अमेरिका में होता है वैसे इंडिया में होता है। हमारे देश में कोई भी जज न्याय देने से पहले दबाव फील नहीं करता कि मैं नेता के खिलाफ मतलब बात कर रहा हूं या किसी धर्म के खिलाफ जजमेंट दे रहा हूं, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होता। वो इंडिपेंडेंट होता है, सेम किसकी तरह? अमेरिका की तरह। फिर तीसरा होता है आपका न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन का इंग्लिश में मतलब होता है जुडिशियल रिव्यू। क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू होता है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है न्याय का या जस्टिस का समय समय पर रिव्यू करना। ठीक है, जैसे अगर मान के चलिए आपको अपने जिला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर आपको न्याय नहीं मिल पाया और आप बेगुनाह है, तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अगर आप हाई कोर्ट में भी केस हार गए तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। और अगर आप सुप्रीम कोर्ट में भी जीत जाते हैं या हार जाते हैं तो आप राष्ट्रपति के सामने भी अपील कर सकते हैं। इसी प्रक्रिया को न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया कहते हैं या जुडिशियल रिव्यू प्रोसेस कहते हैं। ये भी हमने कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है। ये बहुत ही बेहतर कामगार होता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बेगुनाह है तो उसे मौका मिलना चाहिए अपनी बेगुनाही साबित करने का। ठीक, उसके बाद में आता है उपराष्ट्रपति का पद। अमेरिका से लिया गया है उपराष्ट्रपति का पद। आप में से कई लोगों को नहीं पता होगा कि अमेरिका में उपराष्ट्रपति मतलब वाइस प्रेसिडेंट भी होते हैं। ठीक है, अमेरिका के रिसेंट वाइस प्रेसिडेंट माइकल पेंस है। और अगर ये वीडियो आज से 2-3 साल बाद अगर आप देख रहे होंगे तो आप अपडेट कर लीजिएगा कि कौन अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। ठीक, और दूसरी चीज अगर आप ये समझें कि उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया? अमेरिका से। ठीक है, तो भारत में भी उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। तो भारत में भी उपराष्ट्रपति होते हैं राष्ट्रपति के
अलावा। ठीक, उसके बाद में फिर आता है राष्ट्रपति पर महाभियोग। महाभियोग का मतलब होता है इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑन प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक है, अगर किसी राष्ट्रपति को उससे पद से हटाना है तो उस पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद में चलाई जाती है, मतलब इम्पीचमेंट प्रोसेस संसद में चलाया जाता है, पार्लियामेंट में चलाया जाता है, ताकि उसे पद से हटाया जा सके। ये किस देश से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ठीक, उसके बाद में आते हैं हम आयरलैंड। आयरलैंड से लिया गया है दोस्तों राज्य के नीति निदेशक तत्व। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका मतलब क्या होता है आपका? ठीक है, कि किसी भी स्टेट को डेवलपमेंट करने के लिए या किसी भी राज्य को कल्याणकारी बनाने के लिए, मतलब उसका कल्याण करने के लिए जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो कौन से देश से लिए गए थे? आयरलैंड से लिए गए थे। मतलब आयरलैंड ने अपने संविधान में कुछ ऐसे पॉइंट डाले थे, ध्यान से समझेंगे, आयरलैंड ने अपने संविधान में कुछ ऐसे पॉइंट डाले थे जिससे वो अपने स्टेट्स का, क्योंकि आयरलैंड एक कंट्री है तो वो अपने स्टेट का कुछ भला कर सके। तो ये कॉन्सेप्ट कुछ हमें अच्छा लगा, तो हमने बोला ठीक है, हम भी अपने राज्यों के लिए एक रूल्स बनाएंगे जिसके हिसाब से अगर वो स्टेट फॉलो करें तो वो स्टेट हाईली डेवलप्ड हो सकते हैं और ये कॉन्सेप्ट काम कर सकता है। इसी वजह से हमने अपने संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में लिखा। इन सब के बारे में डिटेल जो है हम आगे चल के पढ़ेंगे दोस्तों, किसमें आपके जो डिटेल में इन सब के बारे में एक एक टॉपिक आता जाएगा। फिलहाल आप ये समझिए कि भारतीय संविधान में कौन कौन से चीजें ली गई है अलग अलग देशों से। ठीक, फिर आता है आपका राज्यसभा में नामांकन। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं नॉमिनेशन इन राज्यसभा, मींस इंग्लिश में कहेंगे नॉमिनेशन इन राज्यसभा, राज्यसभा में नामांकन। आप सभी लोग जानते हैं कि राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 लोगों को नॉमिनेट कर सकता है। कितने लोगों को नॉमिनेट कर सकता है? 12 लोगों को। सचिन तेंदुलकर राज्यसभा के सांसद थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। ठीक है, तो वो ऐसे ही नहीं बने थे, वो 12 लोगों में से थे। तो 12 लोग अलग अलग फील्ड से आते हैं, स्पोर्ट्स हो गया, आर्ट्स हो गया, ठीक है, लिटरेचर हो गया, सोशल डेवलपमेंट हो गया, मतलब सामाजिक कल्याण, खेल, साहित्य, विज्ञान, अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र हैं वो किसमें आते हैं? आपके राज्यसभा में नामांकित होते हैं। उन लोगों को, जो बड़ी हस्तियां होती हैं, उन्हें राज्यसभा में एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद के रूप में भेजा जाता है, नॉमिनेट किया जाता है, नामांकित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन मतलब राष्ट्रपति का जो चुनाव का प्रोसेस होता है, कि राष्ट्रपति का चुनाव बहुत ही अलग प्रोसेस होता है, उसे हम समझेंगे। तो इलेक्शन प्रोसेस ऑन प्रेसिडेंट, ये हमने कहां से लिया हुआ है? आपका आयरलैंड से लिया गया, कि हमारे देश के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। मतलब हमारे देश के राष्ट्रपति का चुनाव और आयरलैंड के देश के राष्ट्रपति का चुनाव लगभग सेम है। ठीक, उसके बाद में आता है आपका कनाडा। क्या आता है? कनाडा। कनाडा से लिया गया है फेडरल सिस्टम। क्या लिया गया है? फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम का मतलब थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाना चाहूंगा। देखिए, पूरे विश्व में लगभग 2 टाइप के देश पाए जाते हैं, लगभग 2 टाइप के देश कॉन्स्टिट्यूशनली, मतलब संवैधानिक रूप से देखें, मतलब संविधान के हिसाब से अगर बांटें तो 2 देशों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। बहुत सरल शब्दों में आपको बताता हूं, संविधान के हिसाब से हम दो भागों में बांट सकते हैं देशों को। पहला संघात्मक और दूसरा एकात्मक। क्या होता है? संघात्मक और एकात्मक। ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे फेडरल और एकात्मक को बोलेंगे यूनिटरी। ठीक, संघात्मक का मतलब फेडरल और एकात्मक का मतलब क्या? यूनिटरी। संघात्मक उन देशों को बोलते हैं जिनमें सेंट्रल और स्टेट के बीच में शक्तियों का बंटवारा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है। और यूनिटरी इसमें बोलते हैं जिसमें यूनियन ही पावरफुल होता है, मतलब सेंट्रल ही पावरफुल होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फेडरल की बात करें, फेडरल में यूनियन और स्टेट के बीच में बंटवारा होगा, किसका? शक्तियों का। जैसे नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को अगर यहां पर मान के चलिए 20 किलोमीटर सड़क बनानी कहीं गली में या फिर कहीं भी, तो वो नरेंद्र मोदी से पैसा मांगने नहीं जाएंगे, क्योंकि सेंट्रल के पास में, मतलब स्टेट के पास इतना पावर होता है कि वो अपने फाइनेंशियल रिलेटेड या कई सारे डिसीजंस खुद ले सकता है। तो ये सिर्फ फेडरल कंट्रीज में होता है, जहां पे सेंट्रल और स्टेट के बीच में शक्तियों का क्या होता है? बंटवारा होता है। ठीक है, लेकिन यूनिटरी कंट्री मतलब एकात्मक देशों में क्या होता है? सेंट्रल और स्टेट के बीच में सिर्फ सेंट्रल ही पावरफुल होगा। जैसे चाइना में सेंट्रल पावरफुल है, स्टेट के पास कोई पावर नहीं है। यहां तक कि स्टेट में चुनाव भी नहीं होते, ठीक है, लेकिन फेडरल कंट्री में चुनाव होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर क्या होगा? चुनाव होते हैं, मतलब छत्तीसगढ़ की जनता, झारखंड की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता ये अपना कैंडिडेट, अपना नेता खुद चुनती है, मतलब सीएम को चुनती है। लेकिन यूनिटरी कंट्री में पूरे देश के लिए सिर्फ एक प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है पूरी कंट्री के लिए, और स्टेट में वही प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट क्या करते हैं? उन्हें भेजते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिवाइज करके लीजिए, बहुत आसान है चीजें समझना। तो हमारे देश में किस टाइप का है? कनाडा से लिया गया संघात्मक व्यवस्था। क्या ली गई है?
फेडरल सिस्टम लिया गया है। तो भारत किस टाइप की कंट्री है? फेडरल कंट्री है। फेडरल मतलब संघात्मक देश है। और यहां पर भी मैंने आपको बताया था भारत सरकार अधिनियम में संघीय तंत्र, ये भी और ये भी दोनों सेम ही पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद में आता है राज्यपाल का पद। हर स्टेट में एक राज्यपाल होता है, छत्तीसगढ़ के भी एक राज्यपाल है, मध्य प्रदेश के भी एक राज्यपाल है, हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। और वह राज्यपाल का जो पद है वो कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। तीसरा जो पॉइंट लिया गया है, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां, ठीक है। राज्यपाल मतलब गवर्नर होता है ना इंग्लिश में। केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट का मतलब होता है रेसिडुअरी पावर विथ रेसिडुअरी पावर ऑफ सेंटर। ये ऐसे इसे इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे, रेसिडुअरी पावर ऑफ सेंटर। सेंटर का मतलब होता है, देखिए केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां, इसका मतलब ये होता है कि मान के चलिए कि कोई भी नया कानून बनेगा, ठीक है। अब ये डिसाइड करना होगा, देखिए क्या होता है ना, फेडरल कंट्री, इंडिया किस टाइप की कंट्री? फेडरल। तो फेडरल में क्या होता है ना, सेंट्रल और स्टेट के बीच में बंटवारा है, किसका? शक्तियों का। तो जब शक्तियां मतलब क्या शक्तियां? जैसे मैं आपको बोलूंगा इंडियन रेलवे कौन कंट्रोल करता है? आपके मन में अभी आया इंडियन रेलवे कंट्रोल करेगा सेंट्रल। अच्छा, इंडियन आर्मी कौन कंट्रोल करेगा? तो इंडियन आर्मी कौन कंट्रोल करेगा? बोलेगे सेंट्रल कंट्रोल करेगा। अच्छा, पुलिस कौन कंट्रोल करेगा? तो आपके दिमाग में आएगा अच्छा वो तो स्टेट करता है। तो स्टेट और यूनियन के बीच में शक्तियों का क्या है? बंटवारा है। आप ये संभालोगे तो मैं वो संभालूंगा और एक दूसरे के मामले में हम लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये किसमें होता है? फेडरल में। तो ध्यान से समझिए, अगर अवशिष्ट शक्ति आती है, अवशिष्ट शक्ति मतलब एक नया पावर आता है, तो वो पावर किसके पास जाएगा? केंद्र और राज्य आपस में लड़ने लग जाएगा कि नहीं भाई ये पावर मेरा है, नहीं भाई ये पावर तेरा है, ऐसा नहीं होगा। बंटवारा में सबसे पहला प्राथमिकता किसको दी गई है? केंद्र को। मतलब अगर कोई भी नया लॉ आएगा या नया कोई शक्ति आएगी तो हमेशा किसके पास रहेगी? सेंट्रल के पास रहेगी। अगर सेंट्रल चाहे तो उसका कोई हिस्सा या पूरा का पूरा पावर स्टेट को दे सकता है। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से सबसे पहले लिया गया है समवर्ती सूची। क्या लिया गया है? समवर्ती सूची। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। क्या कहते हैं? कॉन्करेंट लिस्ट, CON, करंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब होता है, अब फिर से वहीं पे पहुंचते हैं, जैसा कि मैंने बताया फेडरल जो कंट्रीज होती हैं जिसमें शक्तियों का बंटवारा होता है भारत में, तो सब्जेक्ट भी बांटे हुए होते हैं। जैसे पुलिस स्टेट के पास होगा, आर्मी जो होगी, पैरामिलिट्री फोर्सेस जो होगी वो सेंट्रल के पास होंगी, यही होता है ना। तो सब्जेक्ट बांटे हुए होते हैं। तो जो सब्जेक्ट की लिस्ट होती है, ये एक पर्ची होगी। मान के चलिए मैंने एक पर्ची उठाई और उस पर्ची में ये कहा कि ये पर्ची भाई तुम पकड़ लो सेंट्रल, ये तुम पकड़ लो स्टेट, ठीक। तो जो सेंट्रल जिस पर्ची को पकड़ेगा, जिस लिस्ट को पकड़ेगा, उसे बोला जाएगा यूनियन लिस्ट। क्या बोला जाएगा? यूनियन लिस्ट। मतलब जिसमें आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। और स्टेट लिस्ट का मतलब होगा जिसमें स्टेट बनाएगी, मतलब राज्य बनाएंगे। और तीसरा जो लिस्ट होगा वही है आपका कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब होता है जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं। जैसे आपका बहुत सारे कानून हैं जिसमें सेंट्रल और स्टेट मिलकर काम करते हैं। जैसे आपका फॉरेस्ट हो गया, तो फॉरेस्ट में सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर बेहतर तरीके से काम करते हैं। तो ये चीज याद रखेंगे कि कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब होता है वह सूची या वह लिस्ट जिसमें लगभग सभी लोग, जब दोनों मतलब सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर क्या करते हैं? काम करते हैं, ठीक। उसके बाद में आता है आपका संयुक्त बैठक। क्या आता है? संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक का मतलब होता है ज्वाइंट सिटिंग। ज्वाइंट सिटिंग मतलब पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं, पहला लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा कभी कभी किसी बिल पे या कानून बनाते वक्त सहमति नहीं हो पाते, सहमत नहीं हो पाते आपस में। पहले इस बिल से यहां पास हो गया लोकसभा में तो राज्यसभा में पास नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है ना कि सरकार फंस जाती है। सरकार को ये समझ में नहीं आता कि भाई क्या करें, ठीक है। तो इस कंडीशन में एक प्रोविजन है कि आप चाहें तो लोकसभा और राज्यसभा एक साथ बैठ जाएंगे, सभी लोग एक साथ बैठकर उस बिल के ऊपर क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो इसे ही बोला जाता है ज्वाइंट सिटिंग। जर्मनी से लिया गया है आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध का मतलब होता है इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस मतलब देश में 3 टाइप के आपातकाल लगाए जाते हैं, इमरजेंसी लगाए जाते हैं। पहला होता है आपका नेशनल इमरजेंसी, दूसरा होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी और तीसरा होता है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। तो जो पहला जो इमरजेंसी है जिसे हम नेशनल इमरजेंसी कहते हैं उसे हम राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं हिंदी में। दूसरा जो नेशनल इमरजेंसी होता है वो होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी जो होता है उसे हम कहते हैं संवैधानिक आपातकाल या राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, ठीक है। तीसरा जो होता है वो होता है वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसके ऊपर जब हम इमरजेंसी वाले टॉपिक में जाएंगे तो बहुत ब्रीफ में और बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे,
ठीक, उसके बाद में आता है रूस, क्या आता है रशिया। रशिया से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, क्या लिया गया है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज लिया गया है। क्या लिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज। हर व्यक्ति के मौलिक कर्तव्य होते हैं, ठीक है। हमारे टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, बहुत सारे मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्यों के बारे में भी हम आगे चल के डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये किस कंट्री से लिया गया है, रशिया से लिया गया है। उसके बाद में फिर आता है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया, ध्यान से देखेंगे। साउथ अफ्रीका से लिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन। क्या लिया गया है, संविधान संशोधन। अगर किसी संविधान में, हमारे जो संविधान, अब एक बार संविधान बन गया तो क्या उसमें संशोधन कभी नहीं होंगे क्या, भाई उसे बदलना तो पड़ेगा ना। तो संविधान में संशोधन समय समय पर होते रहते हैं, अमेंडमेंट होते रहते हैं। तो इस अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है वो क्या प्रोसेस होगा, किस तरीके से हम अपने संविधान में बदलाव कर सकते हैं, ये हमने कहां से लिया है, साउथ अफ्रीका से लिया है। उसके बाद में 9वां नंबर का आता है आपका फ्रांस। क्या आता है, फ्रांस आता है। फ्रांस से हम लोगों ने लिया है गणतंत्रात्मक। क्या लिया गया है, गणतंत्रात्मक मतलब रिपब्लिकन। क्या लिया गया है, रिपब्लिकन। भारत एक रिपब्लिक देश है, भारत एक गणतंत्रात्मक देश है और फ्रांस की तरह ही गणतंत्रात्मक है। गणतंत्र का मतलब होता है, रिपब्लिकन का मतलब होता है कि हमारे देश में हम पर जो शासन करेगा, एक बार फिर से, कि हम पर जो शासन करेगा, भारत में जो हम पर शासन करेगा वो हेरिडिटरी पोस्ट या वंशानुगत, मतलब बेटे का बेटा नहीं कर सकता, वो जनता द्वारा चुना हुआ होना चाहिए। मतलब गणतंत्र का मतलब होता है वो कंट्री जहां पर वहां का नेता जनता द्वारा चुना हुआ हो। और हमारे गणतंत्र के प्रमुख कौन है, प्रेसिडेंट, और वो जनता द्वारा इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। क्लियर है। उसके बाद में आता है, इसी के अंदर फ्रांस से लिया गया है प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता का आदर्श। बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड है इंग्लिश वालों के लिए, हिंदी वाले समझ जाएंगे। प्रस्तावना का मतलब होता है प्रेम्बल। भारतीय संविधान शुरू होते ही प्रेम्बल होता है। प्रेम्बल मतलब प्रस्तावना। उस प्रस्तावना में लिखा होता है हम भारत के लोग भारत को एक मतलब प्रभुत्व संपन्न देश बनाएंगे। ये जो एक पूरा सामने का आपने सुना होगा, हम इसके बाद में उसके ऊपर डिटेल में पढ़ेंगे भी। तो वो जो प्रस्तावना होती है, उस प्रस्तावना में स्वतंत्रता मतलब इंडिपेंडेंस, समता मतलब इक्वेलिटी, और बंधुता मतलब फ्रेटर्निटी, ठीक है। मतलब ये 3 वर्ड जो प्रस्तावना प्रेम्बल में जो 3 वर्ड हैं, कौन कौन से, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये जो 3 पॉइंट है वो किस कंट्री से लिए गए हैं, फ्रांस। फ्रांस के संविधान के प्रियम्बल में ये 3 पॉइंट लिखे हुए थे, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। तो ये 3 पॉइंट हमने वहां से उठाकर अपने संविधान में जोड़े हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारा क्या, भारतीय संविधान के स्त्रोत। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आपका भारतीय संविधान की अनुसूचियों पे होगा, शेड्यूल्स पे होगा। तो पढ़ते चलिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।